हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। ईयर 2013 में आईआईएम का जो कैट एग्जाम्स हुआ था, उसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 98.28 परसेंटाइल और जो एसटी का कट ऑफ था वो था सिर्फ 32 परसेंटाइल। सो अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 60 परसेंटाइल। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि रिजर्वेशन का इम्पैक्ट कितना है। अगर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में इतना है तो फिर ओवरऑल इंडिया इन जनरल क्या इम्पैक्ट, कितना मैसिव इम्पैक्ट है रिजर्वेशन का हर सेक्टर्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन। आइए हम इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, काफी सारे कंट्रीज में जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पर मोस्टली हर जगह पे लोकेशन बेस्ड रिजर्वेशन है या फिर जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं एरियाज, कौन से एरियाज पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल है इंडिया में। बेसिकली 3 एरियाज है जहां पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। एक है लेजिस्लेटिव बॉडीज, मतलब कि लोकसभा और जो रिस्पेक्टिव स्टेट का जो स्टेट असेंबली है वो वहां पे। सेकंड है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, थर्ड है गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये 3 एरियाज है बेसिकली जहां पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। अब कौन से कैटेगरीज को कितना कोटा मिला हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट को 50% के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये अभी 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये कैटेगरी क्रिएट किया गया है। इसका जो डिटेल है वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टोटल हमारा कोटा हो रहा है 60%। टोटल रिजर्वेशन 60% अलाउड है, उसके ऊपर देना अलाउड नहीं है आज की तारीख में। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रिजर्वेशन का हिस्ट्री क्या है, रिजर्वेशन क्यों लाया गया है, ऐसी क्या जरूरत है कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया। दोस्तों, इंडिया में काफी टाइम से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके खिलाफ काफी इनजस्टिस होता था, उनको अछूत माना जाता था और उनके अगेंस्ट काफी एट्रोसिटीज होती थी। तो उसको मतलब जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो एजुकेशनली एंड सोशली अपलिफ्ट नहीं हुए और वो समय के साथ साथ आगे नहीं बढ़े, पिछड़े रह गए। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम कास्ट बेस्ड थी, क्योंकि जो पार्शियलिटी होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो कास्ट बेसिस पे होता था, ना कि इकोनॉमिक बेसिस पे। तो क्योंकि प्रॉब्लम कास्ट बेस्ड थी, उसका सोल्यूशन भी कास्ट बेस्ड ही लाना था, तो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है इसलिए। ठीक है, अब इसका शुरुआत कहां से हुआ? तो 1902 में कोल्हापुर के जो शाहू महाराज थे उन्होंने रिजर्वेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया। उन्होंने कोल्हापुर में जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए एजुकेशन, हॉस्टल, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की फ्री में, ताकि जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं वो लोग भी ऊपर आ सके। तो उनका एक सपना था कि इंडिया क्लास फ्री होना चाहिए। उसी तरह उनका कॉपी करते हुए दूसरे जो महाराजा उन्होंने भी रिजर्वेशन कंसेप्ट अडॉप्ट किया और ऐसे धीरे धीरे रिजर्वेशन कंसेप्ट फैलता गया। फिर आई ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने भी काफी सारे एक्ट लाए जो वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए लाए गए। बट उनका जो इंटेंशन था वो डाउटेबल था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल का इंटेंशन था, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसके बाद दोस्तों 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। उनके जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अंबेडकर जी बैकवर्ड क्लास के अच्छे लीडर भी माने जाते थे, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम पे जो वीकर सेक्शंस है उनका इंटरेस्ट सिक्योर होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में काफी आर्टिकल्स है जहां पे बैकवर्ड क्लास के लोगों के बारे में बात किया गया, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया गया। आइए हम सारे आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। अब दोस्तों, जो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ है वो उसका जो मीनिंग है वो हमें वो देखना पड़ेगा। नॉर्मली हम इन जनरल लोगों को बात करते हुए देखते हैं कि कोई आर्ग्यू करता है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट जो लो कास्ट है उनको एडमिशन मिल गया किसी फलाना कॉलेज में और मुझे अच्छे परसेंट आके भी नहीं मिला, तो ये मेरा आर्टिकल 14 का वायलेशन है। पर दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। जो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ वर्डिंग है उसका ये इतना सिंपल मीनिंग नहीं है कि सबको इक्वल राइट दिए जाए। इसका ये मीनिंग है कि इंडिया बीइंग मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब इंडिया में काफी सारी कम्युनिटीज है, तो कोई कम्युनिटी अगर नीचे है तो उसको ऊपर लाने के लिए अगर गवर्नमेंट को एडिशनल बेनिफिट देना पड़ रहा है, जो दूसरी कम्युनिटी को जो बेनिफिट दे रहे उससे ज्यादा है, तो भी वो इक्वलिटी के दायरे में ही आएगा, क्योंकि वो अल्टीमेट इंटेंशन है कि उस कम्युनिटी को इक्वल करे। तो इसका ये ब्रॉड डेफिनेशन है। तो रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। सेकेंड, आर्टिकल 15
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, मतलब कि बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यही आर्टिकल है जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन लाया गया गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद आता है आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 46। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस दी है स्टेट को, जो कि स्टेट की ड्यूटी है इंप्लीमेंट करना टू एंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, टू सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 46 में स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास पीपल, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 334। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सबसे लाइमलाइट में रहने वाला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 334, जो बोलता है कि रिजर्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर SC/ST इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, मतलब कि लोकसभा और स्टेट असेंबली। तो दोस्तों जब भी इन जनरल रिजर्वेशन की बात होती है तो आपने देखा होगा लोग बोलते कि ये टेम्पररी प्रोविजन है, सिर्फ 10 ईयर्स के लिए लाया गया था, उसके बाद हर 10 साल बढ़ते जा रहा है। तो नॉर्मली लेमैन समझता है कि इन जनरल ये जितने रिजर्वेशन सब 10 ईयर्स के लिए लाए, पर ऐसा नहीं है सर, नहीं है दोस्तों। जो 10 ईयर्स का जो क्लॉज है वो सिर्फ आर्टिकल 334 का है, जो सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी से डील करता है। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलग अलग आर्टिकल से ये उनका सोर्स डिराइव होता है। तो ये है आर्टिकल 334, ये टेम्पररी प्रोविजन लाया गया था 10 ईयर्स के लिए, बट बाद में इसको एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया गया और हर 10 ईयर्स में उसको एक्सटेंशन होता है। इसकी वजह से रिजर्वेशन आया लेजिस्लेटिव बॉडीज में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो आर्टिकल है 46, इससे गवर्नमेंट को प्रॉपरली पावर नहीं मिल रहा था लॉज बनाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन डालने के लिए। तो इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लाया गया। ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि लाया गया था 1951 में। इसमें गवर्नमेंट को, स्टेट को पावर दिया गया टू इम्प्लीमेंट एडिक्वेट मेजर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास पीपल। तो ये अमेंडमेंट लाके गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन डाला। तो इसके वजह से ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया ये तीनों में रिजर्वेशन का कहां से आया, कौन से आर्टिकल से इनका सोर्स ड्रिवन हुआ है। अब उसके बाद 1978 में मंडल कमीशन फॉर्म हुआ। क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह SC और ST का मेंशन है और लिखा हुआ है SC, ST एंड अदर सोशली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो अदर सोशल एजुकेशन एंड बैकवर्ड क्लास का मीनिंग क्या? ये कौन है जिनको जस्टिस देना बाकी रह गया एक्सेप्ट SC एंड ST? तो इसके लिए मंडल कमीशन बिठाया गया। उन्होंने 1980 में एक रिपोर्ट लाई जिसमें ये रिकमेंड किया कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। SC और ST को तो मिल ही रहा था, OBC उन्होंने कैटेगरी डिफाइन किया OBC और उनको 27% का रिकमेंडेशन किया। पर उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और पर 1989 में प्राइम मिनिस्टर हुए VP सिंह, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया मंडल कमीशन रिपोर्ट को, जिसकी वजह से देश में काफी अस्थिरता फैली, काफी प्रोटेस्ट हुआ, बट लास्ट में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद ये 1982 में SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन लाया गया। दोस्तों अभी हाल ही में 2019 में एक बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल, जिससे कि आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया और उसमें जो लिखा हुआ था वर्डिंग के एडुकेट मेजर्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्ड क्लास, यहाँ पे एक और क्लॉज डाल दिया गया कि स्टेट हैज द पावर फॉर टू टेक एडिक्वेट मेजर फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसके तहत 10% कोटा दिया गया और टोटल अपना कोटा हो गया 50 से लेके बढ़ के 60। अब इसके लिए ये बिल के रिलेटेड काफी क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का और काफी लोगों ने पेटिशन फाइल किया, ये कह के ये जो सुप्रीम कोर्ट का ने 50% का पावर दिया था उसको ओवरराइड करके 60% कर दिया। प्लस आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जो रिजर्व कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके खिलाफ आर्टिकल 14 उनका वायलेट हो रहा है। और ऐसे काफी सारे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 1982 का अगर आप एक ऑर्डर देखोगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन द सोल बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ये इंटेंशन था कि एजुकेशन और सोशल बैकवर्ड लोगों को दिया जाना चाहिए, कहीं पे भी इकोनॉमी वर्ड का मेंशन नहीं है। पर
इस पेटिशन के फेवर में भी कुछ लोग हैं जो ये इस बिल के फेवर में भी बहुत लोग हैं जो ये वो कहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ये कहा था कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग अप सम स्टेप्स टू एंश्योर द जस्टिस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये जो बिल है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है और सुप्रीम कोर्ट का जल्दी इसके ऊपर ऑर्डर आ जाएगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अब सेकेंड थिंग, इसमें दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम्स है और इसके क्या सोल्यूशन है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है रिजर्वेशन का। अब रिजर्वेशन से हुआ क्या, जिस टाइम पे रिजर्वेशन आया था उस टाइम पे ये सही था, परफेक्ट था अकॉर्डिंग टू द गिवन। उस टाइम पे जो सोशल ये थे सिचुएशन था उस टाइम पे सही था, पर अभी उसका मिसयूज हो रहा है। एक लीगल चीज को पॉलिटिकल टूल बनाया गया और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, काफी सारे पॉलिटिकल नेता ने अपना पूरा एक वोट बैंक बना लिया रिजर्व कैटेगरीज को, और आज भी वो रिजर्वेशन को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है, सारे लोग रिजर्वेशन के अट्रैक्ट हो रहे हैं रिजर्वेशन की तरफ। पटेल हो, गुज्जर हो, मराठा हो, जाट हो, हर कोई रिजर्वेशन डिमांड कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनल डिसहार्मनी हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों। अब इसका अगर आप सिंपल भाषा में पूछो तो इसका सोल्यूशन है कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके रिजर्वेशन तक को हटाया जाए। पर दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज है जो पार्लियामेंट में बैठती है वो कभी ये होने नहीं देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कभी इसका सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि उनका वोट बैंक ही रिजर्व कैटेगरी है। तो ये तो हो नहीं सकता, और पॉलिटिकल इतनी विल पावर भी नहीं है, कोई डेयर नहीं करेगा कि रिजर्वेशन को हटा जाए, नहीं तो उनका सरकार गिर जाएगा या फिर वो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होके नहीं आएंगे। तो अब इसको कैसे किया जाए, इसके लिए पब्लिक का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने एलपीजी के टाइम पे अपील किया था लोगों से टू विड्रॉ द सब्सिडी। अगर आप वेल ऑफ हो, इकोनॉमिक स्टेटस आपका अच्छा है तो आप सब्सिडी को ड्रॉप कर दो। उसी तरह इसमें भी प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए जो रिजर्व कैटेगरीज में वेल ऑफ लोग हैं, इकोनॉमिक स्टेटस जिनका अच्छा है, वो रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट ड्रॉप कर दे और ना ले। ये फर्स्ट थिंग होगा। इससे एज अ मार्क ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट काफी लोग अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट छोड़ देंगे। सेकेंड थिंग, इसमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आज लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को कुछ लाइवलीहुड का ये नहीं मिल रहा है, सोर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग रिजर्वेशन के पीछे भाग रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गांव गांव जाके स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे स्कीम्स को पॉपुलर करने चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो और लोग रिजर्वेशन को छोड़ के ये सब प्रोडक्टिव चीजों में लग जाए और अपना लाइवलीहुड अर्न करे अच्छे से। थर्ड थिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, ये है रिजर्वेशन है, इन तीनों चीजों में कम करना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में कोई जरूरत नहीं है, एक बार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रखे तो चलेगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड जो टिपिकली मतलब बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो एजुकेशन तक ठीक है, पर एक बार डिग्री मिल गया उसके बाद सबका सेम ही स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट में, तो गवर्नमेंट जॉब में देने का कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे ये हटाना चाहिए और इसमें से भी धीरे धीरे रिड्यूस करके खत्म कर देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल, चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, बैकवर्ड हो या जनरल, सबके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों का एक मतलब कैटेगरी डिफाइन कर देना चाहिए और सबको ये बेनिफिट देना चाहिए रिजर्वेशन का। तो दोस्तों ये आप बोलोगे कि कैसे, कोई आर्ग्यू करेगा ये पॉसिबल कैसे, कोई फेक इनकम दिखा देगा ये वो। तो दोस्तों अभी सिर्फ ये पॉइंट बोल के हम पूरे आर्ग्यूमेंट को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हम रिजर्वेशन लाए। कैसे लाए वो मुद्दे वाली बात है। फॉर एग्जांपल जैसे आधार कार्ड अभी सबसे लिंक हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से, हमारे हर एक प्रॉपर्टी से लिंक हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो हम आधार कार्ड नंबर से भी ट्रैक कर सकते हैं किसी का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं मानता है, वो एक अलग डिबेट है, पर ऐसे कुछ सोल्यूशन लाके हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने का। तो दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन था इस पूरे टॉपिक के बारे में। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों जब डिस्क्रिमिनेशन था इसलिए रिजर्वेशन लाया, पर आज की तारीख में रिजर्वेशन है इसलिए डिस्क्रिमिनेशन है। तो दोस्तों आपको अगर मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको इसी तरह लीगल इश्यूज पे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा जो आर्टिकल 370 पे था तो नीचे लिंक दी गई है, उस पर आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों।